हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। कक्षा 10 में विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ 1 नेताजी का चश्मा पढ़ने वाले हैं। तो किससे लिया गया है? गद्य खंड से लिया गया है। ठीक है। इसके राइटर का नाम है बच्चों स्वयं प्रकाश और आज हम पढ़ने वाले हैं गद्य खंड। बच्चों, गद्य और पद्य में एक छोटा सा अंतर आपको समझना होगा कि मन के विचारों को जब हम किसी भी प्रवाह में बोल देते हैं तब तो बन जाती है कविता। ठीक है। लेकिन जब उसको व्याकरण के नियमों के साथ जब प्रस्तुत करते हैं तब क्या होता है? गद्य होता है। अब हम देखते हैं कि गद्य में आप कहानी भी पढ़ते हैं, संस्मरण भी पढ़ते हैं, यात्रा वृतांत भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य खंड में नेताजी का चश्मा। बच्चों, आप सभी ने नेताजी का नाम सुन रखा है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आंखों पर एक चश्मा लगाया करते थे। ये पूरी ही कहानी एक तरह से नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हो रही है वो है देश प्रेम की बात, कि देश प्रेम किसे कहा जाए। अगर हम कहीं और रहते हैं और वहां बैठे बैठे बातें करें, देश प्रेम पर भाषण दें, लेकिन हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे देश की प्रकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, पक्षी कैसे हैं, ठीक है, और हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करते, तो लेखक हमें यही समझाना चाहता है कि देश प्रेम जो है ये एक भाव है और व्यक्ति के अंदर रहता है। बड़े से लेकर बच्चा, बच्चे से लेकर बूढ़ा भी अपने देश से प्रेम कर सकता है और अपने उस देश प्रेम को किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेखक के विषय में। लेखक का परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये नेताजी का चश्मा जो है पाठ लेकर आने वाले कौन है? स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश का अपना परिचय क्या है? तो बच्चों बात करेंगे लेखक की। ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है आपके सामने लेखक स्वयं प्रकाश। अब स्वयं प्रकाश की अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उन्होंने क्या काम किया है, कैसे लिखते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। लेखक का परिचय इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि प्रसंग सप्रसंग व्याख्या के लिए जो प्रश्न आते हैं उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि लेखक कौन है, कौन सी रचना है और कहाँ से ली गई है। और जो प्रश्न छोटे बनते हैं बच्चों 1 नंबर के, उसमें भी हमें कई बार कवियों के बारे में पूछ सकते हैं और लेखकों के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए परिचय पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। हम बात करते हैं बच्चों कि जो स्वयं प्रकाश हैं वो मूल रूप से कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी के चलते कहाँ रहे हैं? ज्यादा राजस्थान में। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है बच्चों रिटायरमेंट और स्वेच्छा का अर्थ होता है अपनी ही इच्छा से रिटायरमेंट ले लेना। यानी कि एक तो उम्र के साथ हमें सरकार रिटायर करती है और एक होता है कि हम उससे पहले भी अपनी इच्छा से रिटायर हो सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद अब ये कहाँ रहते हैं? भोपाल में। तो स्वयं प्रकाश का देखिए संबंध सबसे पहले है कहाँ के? इंदौर के। ज्यादातर समय कहाँ बिताया? राजस्थान में। फिर वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं? भोपाल में। और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। आप भी रोज पढ़ते हैं पत्रिकाएं, राजस्थान पत्रिका, इस तरह की पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से स्वयं प्रकाश कौन सी पत्रिका से जुड़े हैं? वसुधा पत्रिका से, और उसके संपादन में आज भी लगे हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। बच्चों, कहानी का जो अपना विकास हुआ उस विकास के अंतर्गत समकालीन कहानियां जहां आती है तो हम बात करेंगे कि समकालीन कहानियां जब लिखी गई तो वहां पर
ये बहुत अच्छी कहानी लिख करके अपने आप में उस काल के एक महत्वपूर्ण कहानीकार बने हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक नहीं 13, यानी 13 जो है इनके कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें प्रमुख कौन से हैं देखिए, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है, यानी 13 तो है ही है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी खास चर्चा होती है, जिनको ज्यादा लोगों के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, तो वो रचनाएं कौन सी है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। बात करेंगे आगे। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखी है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उसमें भी बीच में विनय और ईंधन, ये 2 उपन्यास इनके काफी चर्चा में रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। देखिए, जब कोई साहित्यकार अच्छा श्रेष्ठ साहित्य जब लिखता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छे लेखन के लिए पुरस्कार प्राप्त होते हैं, और हम देखते हैं कि उन्हें पहल सम्मान, कौन सा सम्मान मिला, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है वह पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, और ये पुरस्कृत किए जा चुके हैं। बात करेंगे आगे। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके जीवन पर ये विशेष अपनी क्या कह सकते हैं, आंखें रखते हैं, यानी उसको बहुत नजदीक से देखते हैं, उनके सुख दुख को समझते हैं, तो हम कहेंगे कि मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। जो वर्ग संघर्ष है, यानी अमीर और गरीब के बीच में जो एक तरह का अंतर है, जो लड़ाई है, दोनों के जीवन में जो थोड़ा सा वैमनस्य है, उसके विरुद्ध एक चेतनता इनकी कहानियों में देखने को मिलेगी। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। और समाज में क्या हो रहा है, लिंग के आधार पर ये पुरुष है, ये स्त्री है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का जो भेदभाव किया जाता है समाज में, उसके प्रति ये अपने खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिकार करते हुए रोचक और किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। हम कह सकते हैं किस्सागोई, रोचक का अर्थ होता है बड़ी ही रुचिकर, ऐसा लगता है मानो कोई कहानी से ये कह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हिंदी की बोल करके कहानी कहने की वाचिक का अर्थ होता है बोल करके कहना, तो कहानी की वाचिक परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जी हाँ बच्चों, बात हो रही थी कि मध्यम वर्ग के जीवन के कुशल चितैरे हैं, यानी बहुत बारीकी से देखने वाले हैं, और इन्होंने हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध किया है। बात करते हैं चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। लेखक स्वयं प्रकाश बताना चाहते हैं कि आप देश किसको कहेंगे, और इन सबसे प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो वो कहना चाहते हैं कि देश क्या है और आप देशभक्ति किसको कहेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी
कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। एक बड़ा आदमी ही देश प्रेम नहीं कर सकता, एक छोटे से छोटा आदमी भी, एक छोटे से छोटा बच्चा भी, उसके मन में देश प्रेम हो सकता है और वो अपनी देश के प्रति भक्ति को क्या कर सकता है, बाहर दिखा सकता है। जो उस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेखक स्वयं प्रकाश ने जो नेताजी का चश्मा है, इस कहानी में ये बताया है कि हम देश किसे कहेंगे, देशभक्ति किसे कहेंगे, और देश सिर्फ सीमाओं का नाम नहीं है। कहने का अर्थ है वहां की नदियां, वहां के बड़ा पहाड़, वहां की भूमि, वहां की जलवायु, ये सारी बातें मिलकर के क्या बनाती है, एक देश बनाती है। और हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होना चाहिए। और यहाँ पे ये बात भी समझाई गई है कि बड़े ही नहीं, इस बात को आप भी अंडरलाइन करेंगे और साथ में इस बात को समझेंगे, क्योंकि कहानी हमें समझाना क्या चाहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। एक बच्चा भी अपने देश से प्रेम कर सकता है। बात करेंगे आगे। नेताजी का चश्मा। अब हम बात कर रहे हैं इस कहानी के विषय में कि स्वयं प्रकाश कहानी के नायक हालदार साहब के विषय में क्या कह रहे हैं और ये कहानी किस तरह से आगे विकसित होती है, देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, और वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कहने का अर्थ है कि बहुत लंबा चौड़ा कस्बा नहीं है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल है। देखिए समय का अंतर, आज हम को एजुकेशन में हैं, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई है उसमें ये बताया गया है कि जिस कस्बे का वर्णन है वहां लड़कों का स्कूल अलग है और लड़कियों का स्कूल अलग है। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। अंडरलाइन करेंगे बच्चों, ठो नगर पालिका। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, और कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई? नगर पालिका काम तो करती ही है, और इस नगर पालिका में एक बोर्ड या रहा होगा या किसी प्रशासनिक अधिकारी की ऐसी इच्छा रही होगी कि क्यों ना सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को लगवा दी जाए। और ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। हम ये कहेंगे कि पूरी प्रतिमा को ही नहीं, इसका एक छोटा सा हिस्सा इस कहानी में लिया गया है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह का अर्थ होता है विचार करना, लेकिन उन विचारों का कोई मतलब नहीं निकला, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग मास्टर को, मान लीजिए लेखक ने लिखा है कि उनका नाम मोतीलाल रहा होगा, ये काम सौंपा गया, और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब मन में कुछ विचार आया है तो काम को आगे बढ़ाना होगा, और जब
लगा कि नहीं इतना बजट ज्यादा हो जाएगा और बोर्ड का टाइमिंग पीरियड भी पूरा होने वाला है, कैसे जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाया जाए। तब क्या एक निर्णय लिया गया कि जो ड्राइंग टीचर है, जिनका नाम हो सकता है कि मोतीलाल जी हो, उनको ही क्या किया जाए कि ये काम फटाफट पूरा कर देने की जिम्मेदारी दे दी जाए। बात करते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं बस्ट यानी जो कॉलर पे आती है, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कमसिन। कमसिन का होता है आकर्षित करने वाला चेहरा। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये 2 नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कहने का अर्थ है कि जब वो मूर्ति दिखती थी तो उस मूर्ति को देखते से ही ये 2 नारे स्वतः ही लोगों को याद आते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी मोतीलाल जो ड्राइंग टीचर था, जिन्होंने इस मूर्ति को बनवाया या बनाया, उन्होंने क्या किया, मूर्ति को बहुत सुंदर बनाई, लेकिन उन्होंने एक भूल कर दी, क्योंकि उन्होंने जो नेताजी की हम तस्वीर देखते हैं तो उनके साथ हम देखते हैं कि हमेशा चश्मा होता है, लेकिन इस मूर्ति से चश्मा गायब था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करने का अर्थ यह है बच्चों, से देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक यानी जानने की इच्छा। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब जब चश्मा पत्थर का बना ही नहीं था तो उस मूर्ति पर कैसा है, एक वास्तविक चश्मा लगा दिया गया था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं हालदार साहब का, कह सकते हैं, दिमाग भी चलता है और उसके साथ साथ उनकी आंखें भी बहुत अच्छी काम करती है। वो हर बात को सोचते हैं, विचारते हैं। उन्होंने जब मूर्ति को देखा, फिर रियल चश्मे को देखा, फिर ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी भी कारणवश चश्मा छूट गया है तो ये रियल चश्मा लगाने का आइडिया भी कुछ बुरा नहीं है। मैं तो मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं है, उस भावना का है। अंडरलाइन करेंगे आप इस बात को, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हालदार साहब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भावना प्रमुख है कि किसी ने भी लगाया, लेकिन उस मूर्ति को उन्होंने क्या कर दिया, चश्मा लगा दिया, क्योंकि लगाने वाले व्यक्ति को नेताजी की जो मूर्ति है वो चश्मे के बिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब है जिस व्यक्ति ने लगाया है वो देश से प्रेम करता है, देशभक्तों से प्रेम करता है, और उसके मन में भी ये भावना है। और वो साथ में ये भी व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ये भी समझा रहे हैं कि आजकल ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो क्या करते हैं, देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब हालदार साहब का उस कस्बे से काम होता ही रहता है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब चश्मा बदल गया है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा उस मूर्ति पर बैठा दिया गया है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, जानने की इच्छा और प्रबल हो गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल
दुर्दमनीय हो उठता। दुर्दमनीय का अर्थ होता है बच्चों वह इच्छा जिसे हम रोक नहीं सकते। तो उनकी इच्छा होती है कि जब भी जाते तो उस मूर्ति को देखते ही देखते थे। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद कहते बच्चों मोटे पेट को। खिड़की यानी मुंह में जब उसने पान ठूस रखा है और वो हंस रहा है तो उसकी हंसी जो है वो स्पष्ट रूप से मुंह से नहीं उसकी तौंद से पता चल रही है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। प्रश्न किसका था? हवलदार साहब का। ये कौन व्यक्ति है जो क्या करता है? नेताजी की मूर्ति के चश्मे बदलता ही रहता है। तब पान वाले ने उत्तर दिया कि कैप्टन चश्मे वाला ये चश्मे बदलने का काम करता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी कहानी के नायक में सबसे पहले कौन आए थे? हवलदार साहब। हवलदार साहब के बाद कौन आ गया है? पान वाला। और पान वाला आने के बाद जो तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन आ रहा है? कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन तो हम शॉर्ट में कैप्टन लिखते हैं। तो अभी हमारी कहानी के जो पात्र हैं वो ये हैं। बात करते हैं आगे। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्योंकि कैप्टन चश्मा वाला क्या करता है? मूर्ति पर चश्मे बदलता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी जब कोई ग्राहक आता है किसके पास? कैप्टन चश्मे वाले के पास। उसको यदि चौड़े चौखट चाहिए तो क्या करता है? कैप्टन उसके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो किधर से लाएगा? इस तरह वो क्या करता है? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो मूर्ति पे जो चश्मा लगा है क्योंकि वो तो उपलब्ध है वहां पे, तो वो हटा करके वो उस ग्राहक को दे देता है, उधर दूसरा बिठा दिया। उधर से हमारा आशय यहाँ पे उधर है। देखिए पान वाला जैसे बोलता है वैसी ही भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।